आइए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कंसेप्ट्स लिए थे, ठीक है। आज हम उसी चैप्टर के असर्शन रीज़न वाले और केस बेस्ड वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। और इससे साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि तुम लोगों को कितने बेसिक क्लियर हुए, ठीक है ना। चलिए, बच्चे कह रहे हैं हाँ हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तुम हो ही इसी लायक, इज्जत जिनकी होती है बेइज्जती उनकी होती है, और तुम लोग इज्जत लायक नहीं हो। केस नंबर 1, ठीक है, शुरू करें। और भाई मेरे आंसर्स पे ध्यान मत देना, मैं पहले ही बता दूं, ये मैंने एक फॉर्मेट फिक्स कर रखा है, मैं खाली इतना टाइप करता हूं बस, ठीक है। इनको बिल्कुल भी ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ, लास्ट क्लास में आपने देख ही लिया था, हम भरोसे लायक व्यक्ति नहीं हैं। आइए, कह रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज़ कंसिडर्ड बेटर देन द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बिकॉज it assigns more weightage to the profits of the latest year which is more likely to be earned in future। क्या ये सही लिखी है लाइन? This is absolutely true। आओ, the highest weight is attached to the profit of the most recent year। This is also true। अब देखना ये क्या ये आपस में कनेक्टेड हैं? क्या रीज़न असर्शन का रीज़न है? बिल्कुल है, तो आंसर होगा ए। सही है, आगे चलिए ज़रा। अ न्यू बिजनेस इज लाइकली टू हैव लेसर गुडविल। कह रहा है एक नए बिजनेस की गुडविल कम होती है। वैसे तो ये सही है, आगे आओ। कह रहा है गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट भी है, ये भी सही है, पर क्या ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं? लक्ष्य मना कर रहा है। क्या लक्ष्य सही मना कर रहा है? बिल्कुल, लक्ष्य सही मना कर रहा है। कभी कभी मना करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। दोनों आपस में वैसे तो ट्रू हैं, पर एक दूसरे के साथ ट्रू नहीं है, ठीक है। तो आंसर शुड बी बी, ठीक है। आगे बढ़िए, आप अपना पूरा समय लगाना भाई, ठीक है। कह रहा है वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एंड नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। सारे हाँ में गर्दन हिला रहे हो, ये सब्जेक्टिव का क्या मतलब है? सब्जेक्टिव मतलब बंदे से बंदे पे डिफरेंट हो जाती है। मैं कैलकुलेट करूं और मयंक कैलकुलेट करे तो ज़रूरी नहीं है दोनों गुडविल की वैल्यू सेम निकालें एक बिजनेस की। तो ये ट्रू है, सही है। आगे कह रहा है गुडविल इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन विच आर टाइम टेस्टेड। क्या ये लाइन सही लिखी है? ये लाइन सही नहीं लिखी है। अब जब दोनों में से एक फॉल्स आ जाए तो वहीं रुकना है, तो आंसर शुड बी व्हाट? आंसर ये वाला होगा, सही है ना। आइए, एक बात तो समझ आ गई होगी कि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही ये क्वेश्चन होंगे। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अच्छा चलो एक बात सुनो, मेरे कोचिंग सेंटर को आज वैसे डेट है बेटे अक्टूबर चल रहा है, और 23 अक्टूबर को मेरे कोचिंग सेंटर को पूरे 8 साल हो जाएंगे। हाँ, ये रियलिटी है। ये मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पार्टी खर्चा करवाओगे? अच्छा अच्छा सुनो ना यार, बात टॉपिक पे आते हैं, पहले पार्टी बाद की बात है। मैं ये कह रहा था 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे 23 तारीख को। अच्छा, अगर मैं आज आपको अपनी बैलेंस शीट दिखा दूँ, मेरी बैलेंस शीट में एसेट्स में क्या क्या नज़र आ रहा होगा? चेयर, ये लैपटॉप, ये राइटिंग पैड जिसमें मैं लिख रहा हूँ, एसी, पंखा, फ्रिज, एलईडी, लैपटॉप्स, ये सब सामान, कैमरे, ये सब दिख रहा होगा। क्या मेरी बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई दे रही होगी? यस, जब तक मैंने उसे खरीदी नहीं होगी। एक बात बताओ,
क्या मार्केट में मेरी गुडविल है कि नहीं है? तुम लोगों ने कैसे हाँ कह दिया? मुझे अच्छा 8 साल हो गए, इसका मतलब ज़रूरी है गुडविल होगी? मार्केट में स्टूडेंट्स आज देखो, मैंने कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रखी है, फिर भी स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, तो शायद वो इसी वजह से होंगे कि उन्हें शायद कुछ समझ आता होगा। अच्छा, सो कैन आई कॉल इट कि ये गुडविल की वजह से ही हो रहा है? और ये मुझे कोई दे के तो नहीं गया ना, मैंने अपनी मेहनत से ही तो बनाया है। तो ये ही कहलाती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। समझ रहे हैं ना? इसी के ऊपर है क्वेश्चन। कह रहा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ रिकग्नाइज्ड। रिकग्नाइज्ड का मतलब शोन या रिकॉर्डेड कह लो आप इसे। यहाँ पर कह रहा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिकग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म बिकॉज अमाउंट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द गेनिंग पार्टनर और पार्टनर्स एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म। वो परचेज गुडविल है। क्या होगा? ये लाइन क्या लिखी हुई है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिकग्नाइज्ड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो कभी भी रिकग्नाइज ही नहीं होती है कि नहीं? तो ये लाइन फॉल्स है। सही है ना? आगे आओ। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट, इसका नाम है इंटेंजिबल एसेट। ये कहाँ दे रखा है आपको पता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बुक है, उस बुक के अंदर बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसी में से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज द वैल्यू इज नॉट पेड फॉर इट। इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। एक फॉल्स है, एक ट्रू है, तो आंसर मिल गया है हमें। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं बेटे। वैल्यू ऑफ गुडविल is necessary valuation of goodwill is necessary at the time of firm's reconstitution। इसका क्या मतलब है? रेशो में चेंज होना या एडमिशन होना या रिटायरमेंट होना या डेथ होना, इनका ये मतलब है। कह रहे हैं गुडविल की वैल्यू निकालना ज़रूरी है जब एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, बिकॉज गेनिंग पार्टनर हैज़ टू कंपेंसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है। गुडविल की एंट्री इसीलिए तो डाली जाती है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच इज रिकग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ एन अमाउंट इज पेड फॉर इट। ये भी सही लिखा है, दोनों सही हैं, पर क्या दोनों कनेक्टेड भी हैं? यार तुम लोग इतनी मतलब ज़बरदस्त आंसर दे रहे हो, या तो इसका एक रीज़न है, या तो तुम लोग आंसर देखते हो पहले, या फिर तुम लोगों के बेसिक्स पूरी तरह क्लियर हैं। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, पर तुम्हारे ऊपर नहीं है। अच्छा खैर, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए आंसर शुड बी बी। सही है ना? आगे आइए, यहीं रखते हैं, इतना ही। गुडविल एक और चारा है, किसी को ज़्यादा नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है ना? आओ जल्लाद। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, यहाँ तक तो सही कह रहा है, एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट ओनली व्हेन कंसिडरेशन इज पेड। सही है ना? ये ट्रू लिखा हुआ है, सही लिखा है। आओ, कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? इंटेंजिबल एसेट्स, ये इसका नाम है ना, इट प्रेस्क्राइब्स टू रिकॉग्नाइज गुडविल एज एन एसेट ओनली व्हेन कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्या दोनों कनेक्टेड हैं? बिल्कुल कनेक्टेड हैं, तो आंसर इज ए। आओ आओ, दांत ना निकालो। कह रहे हैं गुडविल इज़ अ सब्जेक्टिव वैल्यू, बिल्कुल सब्जेक्टिव है, डिफरेंट होती है बंदे से बंदे। ठीक है? अंडर एनी मेथड, कह रहा है आप कोई सा भी मेथड ले लो, बिकॉज ऑफ एस्टिमेट्स। जब हम गुडविल निकालते हैं तो क्या हम कोई एस्टिमेटेड चीज़ यूज़ करते हैं?
नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो एस्टिमेटेड ही तो हैं। हालांकि गुडविल निकालते टाइम हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स भी यूज़ करते हैं, पर वो एस्टिमेटेड नहीं होते, वो एक्चुअल होते हैं। पर नंबर ऑफ ईयर परचेज या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी यूज़ होती है कुछ मेथड्स में, वो भी एस्टिमेटेड है। इसीलिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है गुडविल इज़ अ सब्जेक्टिव वैल्यू अंडर एनी मेथड बिकॉज ऑफ एस्टिमेट्स एज टू नंबर ऑफ ईयर परचेज और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सही लिखा है, ये बिल्कुल सही लिखा है। कह रहे हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच प्रॉफिट इज लाइकली टू बी अर्नड इन फ्यूचर, दस it is an estimate. Return on capital employed is also an estimate as to likely return on capital employed. ये भी दोनों कनेक्टिंग है कि नहीं भाई? देखो भेड़ चाल मत चलना। मान लो तुम में से 70% बच्चा हाँ कह रहा है तो बाकी के 30 ज़बरदस्ती हाँ कहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप अपने आंसर पे रुकना कि भाई मुझे तो ये लग रहा है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो बताओ, है ना? तो रीज़न पे जाके बात करना। हाँ जी, बी लग रहा है, क्यों भाई आपको ये दोनों कनेक्टिंग नहीं लग रहे हैं? देख मैं बताता हूँ। कह रहा है गुडविल एक सब्जेक्टिव वैल्यू है, मतलब अलग अलग आदमी निकाले तो वैल्यू अलग अलग आती है। रीज़न सुनो, बिकॉज कह रहा है कि एक तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज एस्टिमेटेड चीज़ है। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज 3 मेथड में यूज़ होता है और 2 मेथड में ये भी यूज़ होता है, कैपिटलाइजेशन वाले। ठीक है, अब इसी के साथ देखो ना, बता तो रहा है। कह रहा है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज का क्या मतलब है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब भी यही बता रहा है। तो 2 चीज़ें जो ऊपर ले रखी हैं उन्हीं का मतलब एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ, तो बिल्कुल कनेक्टिंग है ये आपस में, है ना? चलिए बेटे देखिए अगला। कह रहा है गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। जब हम गुडविल निकालते हैं जो कि फ्यूचर की होती है, पर हम उसकी कैलकुलेशन पास्ट के बेस पर करते हैं, तो हम फ्यूचर के टोटल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से तो होते हैं, अरे तभी तो हम फ्यूचर पास्ट के प्रॉफिट्स में से एबनॉर्मल चीज़ों को हटा देते हैं। ऐड है तो लेस, लेस है तो ऐड। नहीं समझे? मैं ये कह रहा हूँ आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और आपको ये निकालना है गुडविल। आपको जो प्रॉफिट्स दे रखे होते हैं ये कौन से प्रॉफिट्स होते हैं? एक्चुअल। अच्छा, इनमें नॉर्मल आइटम को ही जगह मिल रखी है या एबनॉर्मल को भी जगह मिल रखी होती है? सबको जगह मिली हुई होती है इसके अंदर, समझ रहे आप? यहाँ कोई आग लग गई थी तो उसका नुकसान इसके अंदर माइनस हो रखा है, तभी तो हम उसे प्लस करते हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं जो कि एक्चुअल हैं, इनके अंदर नॉर्मल, एबनॉर्मल, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, रात का, दिन का, यहाँ का, वहाँ का, तेरा मेरा, सारे प्रॉफिट्स ऐड लेस सब कुछ हो रखा है। और हम सिर्फ कौन से प्रॉफिट्स जानना चाहते हैं? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। इसीलिए एबनॉर्मल आइटम सब हटा देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। सही है? आइए ज़रा कह रहा है गुडविल इज़ वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज़ डिटरमिन्ड बाय एडिंग नॉर्मल लॉसेस एंड डिडक्टिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कह रहा है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। कह रहा है मान लो यहाँ पर कोई आपने बिल्डिंग बेची थी और प्रॉफिट हुआ था, कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसका? आपने कोई बिल्डिंग बेची थी, उसको बेचकर प्रॉफिट हुआ था और वो प्रॉफिट आपने इसके P&L में डाल दिया था, माइनस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, ये करना चाहिए। पर देखो ये क्या लिखा है, कह रहा है प्रॉफिट और लॉस जो भी है ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इज नॉट डिडक्टेड और एडिड टू नेट प्रॉफिट बिकॉज इट इज एन एसेट ऑफ द फर्म। सही लिखिए कि गलत लिखिए? ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। मिल गया आंसर? आंसर होगा सी। ठीक है ना? आगे चलिए ज़रा।
वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड इज सेम। गलत है ये, आप कह रहे हो फॉल्स है ये। रीज़न बता सकता है कोई आप क्यों कह रहे हैं ये गलत है? तो सही क्या है फिर इस लाइन के बारे में? इस मेथड के अंदर हम टोटल प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकालते हैं और इस मेथड के अंदर हम ना रे ना, एक सिंगल बच्चा सही बता दो। टोटल प्रॉफिट के बेस पर, टोटल प्रॉफिट जो निकलता है पिछले पास्ट के प्रॉफिट्स का एवरेज लेकर, क्या, या फिर मैं इसको ये कहूँ कि टोटल एवरेज प्रॉफिट। ये लो टोटल एवरेज, टोटल एवरेज कैसे निकला ये भी बता देता हूँ। पिछले मान लो 4 साल के प्रॉफिट हैं, उन्हें ऐड कर लो और 4 से, तो ये जो मिलेगा इसे हम एवरेज कहते हैं ना। जितना भी मिलता है, जितना भी मिलता है वो सारा ही तो ले लेता हूँ मैं और इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ नंबर ऑफ ईयर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सारा का सारा एवरेज ले लिया मैंने, सारा एवरेज, टोटल एवरेज। इस मेथड में ऐसा नहीं होता, इसमें होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट खुद कैसे निकलता है? एपी में से कुछ माइनस करते हैं, माइनस करते हैं। देखो यहाँ कुछ माइनस नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही ले लिया। इसमें कुछ पहले माइनस होगा तो इसमें टोटल प्रॉफिट, इसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट, इसलिए दोनों से आंसर सेम हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट ये मेथड क्या मानता है कि नया बिजनेस कुछ नहीं कमाता, और ये मेथड क्या मानता है कि नया बिजनेस भी थोड़ा बहुत तो कमाएगा, 2-4 कस्टमर तो उसके पास भी आएंगे। अरे समझ आ रही है बात? आओ फिर, यानी कि ये वाली लाइन तो गलत लिखी हुई है। अब देखते हैं, ये कह रहा था वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड कैन नॉट बी सेम एज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन इज डिफरेंट। दिस इज ट्रू। अब बेटे एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो आंसर डी हो जाएगा। सही है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़रा क्या कह रहा है। कह रहा है व्हेन द पार्टनर्स चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कह रहा है जब पार्टनर अपना रेशियो बदलते हैं, इट लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड फर्म। दिस इज ट्रू आपके हिसाब से, मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा ही नहीं है पूरा। कह रहा है कि जब पार्टनर अपना रेशियो बदलते हैं तो पुरानी फर्म डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व, और नई फर्म एग्जिस्टेंस में आती है। आपके हिसाब से ये ट्रू है, मैं लिख देता हूँ। आप कह रहे हैं इसे ट्रू, और ब्रैकेट में लिख देते हैं आप, है ना? ठीक है, देख लेंगे। अच्छा, अगर रेशो बदलने की वजह से फर्म डिसॉल्व हो जाती है, तो जब बिजनेस बंद होता है वो क्या कहलाता है? हैं? ओए दादा मेरी बात सुन ले, 2 टर्म होती हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये कब होता है? जब चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो। और ये कब होता है? जब बिजनेस ही क्लोज हो जाता है। हैं? और इसका दूसरा नाम क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। समझे कि नहीं? तो बेसिकली ये पहली लाइन फॉल्स है, ये गलत है। अरे दूसरा तो पढ़ ले रे। कह रहे चेंज इन पीएसआर डज नॉट डिसॉल्व द फर्म बट ब्रिंग्स एन एंड टू ओल्ड पार्टनरशिप एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इन। ये ट्रू है भाई, तो फॉल्स और ट्रू का कॉम्बिनेशन ये बने। हाँ हाँ, फिर भी पढ़ने में जा क्या रहा है? इसमें भी टाइम बचा लेगा तो कितना बचा लेगा? और वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पे बहुत टाइम वेस्ट करने वाला है तू, है ना? आगे बढ़े। अच्छा, वेस्ट करने के लिए टाइम भी होना चाहिए, सही बात है।
देखिए बेटे, अमर एंड जोरा, क्या नाम है ये, अमर एंड जोरा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा है फिर वो एग्री हो जाते हैं किस लिए, टू द न्यू टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। कह रहा है ऑलरेडी वो पार्टनर्स हैं और वो नई टर्म्स पे एग्री हो जाते हैं। नई टर्म्स किस चीज़ की हैं, कि दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और सैलरी भी मिलेगी। ये उन्होंने नई पार्टनरशिप मतलब डीड में चेंज किया होगा, ठीक है। गुडविल विल बी वैल्यूड, क्या गुडविल वैल्यू होगी? कौन कौन ना कर रहा है हाथ उठा दो दोस्तों। ओके, मैंने देख लिया। अब जो जो हाँ कर रहे हैं वो हाथ उठा दो। एक बच्चा है सिंगल, ओनली, कोई नहीं, बताओ बेटे। हो सकता है तुम्हारा ही ठीक हो। तुमने हाथ उठाया है इसके लिए कि गुडविल की वैल्यू निकलेगी, पर क्यों निकलेगी, रीज़न बता सकते हैं? बेटा गुडविल की वैल्यू तब निकलेगी जब पार्टनर रेशो बदल रहे हो। यहाँ वो रेशो नहीं बदल रहे हैं, वो सिर्फ अपनी दो कंडीशन चेंज कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी लेंगे, तो यहाँ गुडविल नहीं निकलेगी। तो पहली लाइन फॉल्स है, ठीक है। दूसरा कह रहा है PSR ऑफ अमर एंड जोरा हैज़ नॉट चेंज, हैंस देयर इज नीदर अ गेनिंग पार्टनर नॉर अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, देयरफॉर गुडविल नीड नॉट बी वैल्यूड। ये ट्रू है, तो आंसर शुड बी दिस वन, ठीक है। आइए ज़रा, कोई बात नहीं, बेईमान हो तुम लोग, हो जाता है कभी कभी। कह रहे जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड PSR व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज। ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि पुराने प्रॉफिट्स पुराने रेशियो में ही बटते हैं। आगे, जनरल रिजर्व वॉज set aside out of past profits and at that time they were sharing profits in their old profit sharing ratio. If it is not distributed in their old PSR, it will place some partners at an advantage and some at disadvantage. This is also true. क्या कनेक्टिंग है? बिल्कुल कनेक्टिंग है भाई, ज़बरदस्त कनेक्टिंग है। मतलब इसके साथ ये लाइन शुरू की जा सकती है, तो आंसर ए होगा, ठीक है ना। अनरिकॉर्डेड इनकम, कोई एग्जाम्पल हो जाए क्या आपकी तरफ से? अनरिकॉर्डेड इनकम व्हेन रिकॉर्डेड, देखो मैं आपका इसको केस समझा दूं, क्योंकि कुछ बच्चे इतने प्रतिभाशाली होते हैं कि वो मतलब निकालने में समय नहीं लगाते। सुनो, देखो, लिसन। आप ये देखना, एट द टाइम ऑफ, मान लो यहाँ दो पार्टनर थे ए और बी, इनका रेशियो था 1:1, कुछ साल काम कर लिया, आज यहाँ पर अपना रेशियो बदलना चाहते हैं 1:2। केस मिल रहा है ना। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे आज जब वो 3 एडजस्टमेंट करते हैं, फ्यूचर की, पास्ट की, प्रेजेंट की, यानी कि गुडविल की, पुराने प्रॉफिट्स की और रिवैल्यूएशन की, ये 3 एडजस्टमेंट्स करते हैं वो लोग, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है एक अनरिकॉर्डेड इनकम आज उनके सामने आ गई। मतलब आज जब रेशियो बदल रहे थे तो आज इन्हें पता लग गया कि ये जो हमारी फर्म है, आज यहाँ कोई बंदा है, उससे हमें कोई रेंट की इनकम आज लेनी है। मतलब कोई रेंट की इनकम
रिकॉर्ड होने से रह गई थी पहले कभी। कैसे रिकॉर्ड करोगे इसे? कैन आई कॉल इट रेंट रिसीवेबल? इसे कैसे रिकॉर्ड करोगे आज? अनरिकॉर्डेड इनकम, अनरिकॉर्डेड एज इनकम, बताओ ना। इसकी एंट्री बता रहा है बच्चा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आई तो डोंट नो है। अच्छा तुम भूल जाओ रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट यार। नॉर्मल, इसकी नॉर्मल एंट्री डलवा दो 11वीं वाली। एक ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है, मिली। अबे कैश नहीं रे, क्या खाली चने के जैसे हो हैं। सुनो, इसकी एंट्री डलेगी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मिली नहीं है, मिली नहीं है। एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम का नाम, इनकम का नाम। अब होता क्या है, ये तो एक पर्सनल अकाउंट है, तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। और हम बैलेंस शीट बनाते भी हैं जब रेशियो चेंज करते हैं। पर ये नॉमिनल अकाउंट है भाई, और नॉमिनल अकाउंट के लिए हम कोई अकाउंट नहीं बनाते। हम सिर्फ 3 अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर। कौन कौन से? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का, क्या तू पागल है क्या कुछ, और बैलेंस शीट। हाँ बोला कर ऐसी बातों पे। एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम। अब मैं कह रहा हूँ इसे तो बैलेंस शीट के अंदर जगह मिल जाएगी एसेट के अंदर, क्योंकि इनकम मिलनी बाकी है। इसे कहीं जगह नहीं मिल पाएगी भाई, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। इसीलिए होता क्या है, मैं इसे हैंड टू हैंड बंद कर देता हूँ। इनकम को डेबिट करके रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। देखा जाए तो एंट्री क्या बन गई, एक्रूड इनकम डेबिट टू, तो रिवैल्यूएशन में यहाँ लिख देंगे एक्रूड इनकम, और फिर यही इनकम जो मिलनी बाकी है वो यहाँ आ जाएगी, क्योंकि ये मिलनी बाकी है। समझ आ रही है? अब ज़रा चेक करो लाइन पूरी क्या लिखी है। अनरिकॉर्डेड इनकम व्हेन रिकॉर्डेड इज शोन इन द क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सही लिखा है, ये बिल्कुल सही लिखा है, ये ट्रू है। अगला, इट इज शोन इन द क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी। गलत, इट इज अ इनकम, इट इज एन एसेट ऑन द अदर हैंड। एक तरफ ये इनकम है और दूसरी तरफ ये, तो लाइबिलिटी का तो कहीं कोई एंगल ही नहीं है कि नहीं? तो ये बिल्कुल फॉल्स है। तो आंसर सी है। समझ आ रहा है? साफ सीधी बात है। बेसिक्स आएंगे तो ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए, असर्शन क्या कह रहा है? इन द बुक्स ऑफ तरुण, रीमा एंड चरणजीत, ऐसे नाम भी रखता है क्या कोई? कह रहा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अरे ये हो क्या रहा है, पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर रहे थे, चेंज करने से पहले बैलेंस शीट के अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा था। ओह सॉरी, यहाँ दिखता है ना? नहीं, यहीं दिखता है। मैं जान के ऐसे मजे ले रहा हूँ। सुनो, कह रहा है कितने का था ये? 90,000 का। कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज चेंज्ड। कह रहा है पहले 1:1:1 था, आज 2:2:1 चेंज कर रहे हैं। कह रहा है ₹90,000 विल बी रिटर्न ऑफ इक्वली। कह रहा है ये इक्वली बांट देंगे आज। पक्का बांटेंगे? क्यों? क्योंकि अबे कह रहा है क्योंकि ये पुराना है। वो मुझे भी पता है यार, इसे पुराने रेशियो में क्यों बांटूं? आपको याद है ये कुछ नहीं है, ये कूड़ा है, कूड़ा। और जैसे मेहमान के आने से पहले घर साफ होता है, वैसे ही पार्टनर के आने से, रेशियो चेंज होने से, इन चीज़ों के पहले कूड़ा साफ करना पड़ता है। और क्योंकि कूड़ा आज तक का है तो इसी रेशियो में उठाया जाएगा। समझ रहे हैं? उठाते जाना रास्ते में सब। कह रहे हैं 90,000 विल बी रिटर्न ऑफ इक्वली एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। आगे बढ़ो। DRE इज रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड PSR व्हेन द PSR चेंजेस। सही लिखा है भाई, कनेक्टिंग है, बिल्कुल कनेक्टिंग है। तो आंसर
ए होगा। और भी चाहते हो? नहीं का मतलब हाँ। आओ बताओ नीचे आंसर क्या है, बताओ बताओ। लो देख लो, आओ। कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म डज नॉट मीन, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म डज नॉट मीन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डज नॉट मीन लिखा है, पक्का? बच्चे कह रहे हैं ट्रू। कह रहे हैं फर्म के डिसोल्यूशन का मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। सही तो लिखा है। आगे कह रहा है चेंज इन पीएसआर मीन्स, ये भी ट्रू है। कनेक्टिंग है? कनेक्टिंग नहीं है भाई, सही है ना? आओ देखते हैं और भी है क्या। ओहो, अब मैं क्या करूं, निकलते जा रहे हैं अपने आप भाई, सांप और सपोले जैसे हो रहे हैं नालायक। आओ, असर्शन चेंज इन पीएसआर इज नॉट अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है। हाँ हाँ वही है यहाँ पर, मतलब यार। अच्छा चल एक बात बता, तू कह रहा है यहाँ बिजनेस लिखा है, फर्म नहीं लिखा। अच्छा अकेला आदमी रेशो चेंज कर लेगा? बता ना। इमेजिनेशन कैसी इमेजिनेशन भाई, कैसी बातें करता है ये? पार्टनरशिप की बात कर रहा होगा यार, अगर रेशो चेंज हो रहा है तो भाई, है ना? आओ बच्चा कह रहा है बेइज्जती होगी। चलो कह रहा है चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है क्या? होता है। तो ये क्या लिखा है? फॉल्स। वाइंडिंग अप ऑफ अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, फॉल्स है। और दोनों फॉल्स होते हैं तो आंसर ही अलग हो जाता है भाई। ऑप्शन में देगा तो ले लेना, वरना कुछ कर ही नहीं पाओगे, देगा ही नहीं फिर ऐसे वो काम। सही है ना? चलो ये वाला करते हैं, ऑप्शन ए। हाँ आओ, केस बेस्ड मज़ेदार सवाल। कुछ बच्चे अपने कुर्सी से थोड़े से उठे और ऐसे हिले और एडजस्ट हो गए, न जाने कौन से नए युद्ध पर चल दिए हैं। हाँ आओ, हाँ जी, ऐसे केसेस में आपका सर्वप्रथम कार्य क्या होगा? पहले भगवान श्री गणेश को याद करेंगे हम लोग। आओ, क्वेश्चन से सीधा हमें उतना ही डेटा लेना जितना क्वेश्चन में चाहिए। कह रहा है गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। लो जी, उसने खुद ही दे दिया इतना, तो अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई में एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए। एवरेज प्रॉफिट के लिए मुझे क्या क्या चाहिए भूमिका? हाँ जी ना, ये गलत है। ये कह रही है एक्चुअल प्रॉफिट, वो कह रही है एक्चुअल प्रॉफिट। क्या ये सही बोला उसने? मुझे पास्ट के प्रॉफिट्स चाहिए। क्या इतने ही चाहिए, कुछ और भी चाहिए? और अरे नंबर ऑफ ईयर दे तो दिए दादा। पास्ट के प्रॉफिट्स के अलावा भी कुछ चाहिए? पास्ट की अजीब आइटम वाली लिस्ट, कि कोई अजीब आइटम तो नहीं हुआ था पास्ट में, देखते हैं। लो जी, पास्ट के प्रॉफिट्स तो ये दे रखे। लो ऐसे करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। बताओ, यहाँ था 4,25,000 का प्रॉफिट, 1.5 लाख का प्रॉफिट, और ये 1,25,000 का नुकसान। ठीक है, और हमें ये निकालना है। देखते हैं क्या कोई और चीज़ है ऐसी जो इन तीनों में प्लस माइनस करनी हो। बोलो ना, सांप सूंघ गया है? मैनेजमेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड। कह रहे हैं हर साल, ये मंथली है भाई, हम जो एवरेज निकालते हैं वो 12 महीने का निकलता है। क्यों? क्योंकि इसे जोड़ोगे, इसे जोड़ोगे, इसे जोड़ोगे, टोटल कितने महीने? 36। और 36 महीने को आप 3 साल यानी कि 36 महीने से ही डिवाइड करते हो। नहीं समझे?
आप इनके टोटल को 3 से ही तो डिवाइड करते हो, तो वो 1 साल का ही तो निकलता है। 1 साल मतलब 12 महीने का। तो ये जो आपको दे रखा है ये मंथली दे रखा है, तो हमें इसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करूं इसका? कह रहा है हर साल मैनेजमेंट का 60,000 रुपये का खर्चा होगा, तो इसे हर साल में से माइनस कर दो आप। एक और भी तरीका है, आप इन तीनों का इनका कह रहा हूँ ऊपर वाले का, इन तीनों को ऐड कर लो और 3 से डिवाइड कर दो। जो आएगा उसमें से एक बार में 60,000 माइनस कर दो, या फिर तीनों में से अलग अलग माइनस कर लो 60। ठीक है, मुझे जो लग रहा है ये आएगा शायद 4.5 डिवाइडेड बाई 3 1.5 90,000 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो और 90 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो आंसर इसमें शायद लग रहा है 1 0 रह गई है मुझसे, ये 270 ही हो गए। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहे हैं गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ, बस ये आ गया। सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट मानसी कैसे आएगा? बिल्कुल ठीक, एवरेज प्रॉफिट माइनस, अरे एवरेज प्रॉफिट तो इसी से मिल जाएगा। 90,000 आ रहा है तो 90,000 लो जी, सुपर प्रॉफिट के लिए चाहिए 90,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बेटे इन दोनों से आ जाएगा ना, तो 15,000 और 15,000 इंटू 3 45,000 आ जाएगा। सही है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन मुझे यहाँ से हटाने पड़ेंगे। लो अगला क्वेश्चन कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी, इसका फॉर्मूला होता है एसपी हट नालायक, ये होता है माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी में से होता है। आइए, अच्छा सुपर प्रॉफिट पीछे निकाला तो था 90 माइनस 75, तो बेटा यहाँ पर खाली 15,000 रखना है। और एनआरआर कितनी दे रखी है? लो जी 15/15 इंटू 100, शायद 1 लाख आ रहा होगा। खत्म बात। खेल से क्वेश्चन है यार ये, इनको सर पे मत चढ़ने देना। हाँ जी, क्वेश्चन 1, नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। हाँ पढ़ लेना। एक तो ये चाहिएगी और एक चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकलेगी कैपिटल एम्प्लॉयड? है भाई, क्या कह रहे भाई? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ माय गॉड, बोलो बॉस, बहुत टेढ़ी खीर है ये। कह रहा था कैपिटल, ऐसा करो ना क्वेश्चन को समझ लो, फिर तो गेम इजी हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पार्टनर थे, अबे एक तो नाम ही ऐसे हैं, अमित, अमन और रमन, 2:1 में पार्टनर थे। और डेट थी आज 1 अप्रैल 2021। कह रहे हैं आज वो अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं, AAR 1:1:1। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया काम। आगे पढ़ो। कह रहा है अमित एंड अमन इन दोनों की क्या कह रहा है? कह रहा है दे डिमांडेड दैट सिंस दे विल बी सैक्रिफाइसिंग देयर प्रॉफिट शेयर दे शुड बी कॉम्पेंसेटेड बाय रमन। सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल। द ओनली गेनिंग पार्टनर टू विच ही एग्रीड। कह रहा है ये भी मान गया। कह रहा है ठीक है, मेरे को क्योंकि फ्यूचर में फ़ायदा है तो मैं तुम दोनों के नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहा है ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए पूरा समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर निकालने में दिक्कत आ सकती है शायद। कह रहे हैं ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन द फर्म हैड एसेट्स। अगर आज की बैलेंस शीट बना लो, बोलो ना, आज एसेट्स कितनी थी? 3 लाख। ठीक है, 3 लाख इंक्लूडिंग कैश।
तो क्या हो गया, अगर ये नहीं भी लिखा होता तो भी पूरा 3 लाख ही लेते, है ना। 3 लाख, इसके अंदर कैश 20 का है, तो बाकी एसेट्स हो गई 280 की। और कह रहे आज कैपिटल कितनी थी, 240 की। और जनरल रिजर्व, बाकी का जनरल रिजर्व है तो वो 60,000, मतलब लाइबिलिटीज़ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, सही है ना। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है। बोलो, आज अगर एक नया बिजनेस मार्केट में आता है तो वो कितना कमाएगा, वो 10% कमाएगा। बिल्कुल, या तो इसी को ले लो या इन दोनों को ले लो, वो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%, 30,000 इज द राइट आंसर। सुपर प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट। अच्छा, अभी आपने निकाला यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 30,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट इसके बेस पर जो हम निकालते हैं यहाँ का 1 साल, आने वाला 1 साल निकल जाएगा। अब आपको ये वाली लाइन की यूज़ पड़ेगी, ये वाली लाइन को यूज़ करो, ये वाली को। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म, कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकली थी, कह रहा है ये 96 निकली है गुडविल। और कैसे निकली है, 4 ईयर परचेज ऑफ, यानी सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम निकली है। तो सुपर प्रॉफिट को यहीं रखो, 4 से डिवाइड करो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000। तो लो जी, सुपर प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा ऐसा करो, सुपर प्रॉफिट मिल गया, इसमें पूछा है 24,000, ये भी आ गया। अब आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट भी हमें मिल गया कितना। अब आप इन दोनों की हेल्प से एवरेज नहीं निकाल सकते क्या, एवरेज निकल जाएगा। कितना आएगा, 54। पता है ना, दोनों को ऐड करोगे, एक रिलेशन होता है SP इक्वल टू AP माइनस NP, बस इसमें पुट कर दो वैल्यूज़, मिल जाएगी वैल्यू। आगे 1 मिनट रुक जाओ। याद रखना ये 3 फिगर्स जो अभी बताए हैं। हाँ, कह रहे रमन विल कॉम्पेंसेट अमित एंड अमन बाय पेइंग रुपीज फलाना टू एज गुडविल। हाँ, काम की बात हुई है। अच्छा, इन्होंने अपना रेशियो क्या बदला है, 1:1:1। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो कैसे निकालूं भाई। अच्छा, गुडविल की वैल्यू कितनी है, गुडविल की वैल्यू ध्यान रखना 96, इसी के बेस पर गुडविल की एंट्री डलेगी। ठीक है, जब आप यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो अमित और अमन और रमन तीनों को ले लो। ठीक है, 2/5 2/5 1/5 माइनस 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 1/3 1/3 1/3। गाना मत गाओ, इसके बाद इन्हें सॉल्व कर लेना, है ना। अच्छा, सॉल्व कर क्या लेना, मैं ही करूँगा, तुम तो बड़े लोग हो, है ना। चलो करवाओ। 15 LCM आ जाएगा, 15 LCM आ गया। बोलो आगे बोलो। हैं 6 माइनस, तो बेसिकली इसका क्या आ रहा है, प्लस का 1/, ये क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइस कहलाएगा। इसका निकालो, सेम आएगा, प्लस का 1/15, ये भी सैक्रिफाइस कहलाएगा। इसका आ जाएगा बेटे 2/15, ये कहलाएगा गेन। अच्छा, क्योंकि इसका गेन है तभी तो ये दोनों के नुकसान की भरपाई करेगा। अब क्या कह रहा है, कह रहे रमन विल कॉम्पेंसेट अमित एंड अमन बाय पेइंग रुपीज़ इतना एज गुडविल, और आंसर ईच में दे रखा है, ईच। ऐसा करो ना, 96,000 की ये वैल्यू निकाल लो, है ना। 96,000 का कितना निकाल लो, 2/15, 12,800 आ रहा है। 12,800 का आधा आधा कर लो तो 6,400 ईच आ जाएगा। समझ गए मंद बुद्धि के बच्चे। पहले तो ये बताओ, ये एक जैसे नाम के पार्टनर मिलते कहाँ हैं? आओ, मेरे दोस्त हैं ये। अच्छा आओ, चलो
देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। कह रहे हैं पारुल, पारस एंड परम, अच्छा, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। पारुल वॉज अनेबल टू डिवोट, कह रहा है वो टाइम वाइम नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए एडजस्टमेंट्स वर रिक्वायर्ड इन द एग्री टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5। पुराना और नया रेशियो मिल गया। कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम फलानी डेट, कोई दिक्कत नहीं है। द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज डिड नॉट रिक्वायर एनी, द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज डिड नॉट रिक्वायर एनी एडजस्टमेंट। मतलब आज बैलेंस शीट में जो एसेट लाइबिलिटी दिख रही थी उनमें कोई बदलाव नहीं है, नहीं है तो नहीं है। हाउएवर पढ़ना, an unrecorded computer of falana value and a claim of a customer of falani value was to be brought into the books। क्या ये कह रहा है आज एक अनरिकॉर्डेड एसेट है और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल गई हमें आज। अब भाई मिल गई तो कंसिडर करनी पड़ेंगी, कर लेंगे। कह रहे द बैलेंस शीट हैज़ गुडविल ऑफ 10,000 एज एन एसेट। भाई ये तो पूरा रायता फैलाना पड़ेगा। लो जी, यहाँ की बैलेंस शीट बनवा दो मुझे रेशियो चेंज होने से पहले की, बता दो। कह रहा है एक तो यहाँ गुडविल दिख रही है, ये कूड़ा है, बताओ ना। और कह रहा है आज एक अनरिकॉर्डेड एसेट मिली है कितने की, और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिली है वो कितने की। हाँ, इन पर ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर और भी एसेट्स होती हैं, बहुत सारी, ठीक है। और सुनो तो सही, ये हो गई लाइन, ये हो गई अदर एसेट्स, गुडविल के अलावा अदर एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल कितने की थी। कह रहा है ये वो जो बाकी की एसेट्स हैं ये 6 लाख रुपए की हैं, मतलब टोटल एसेट 6,10,000 की हैं, ठीक है। वेयर एज लाइबिलिटीज़ कितने की हैं, लाइबिलिटीज़ 50,000 की हैं, कोई बात नहीं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब नया बिजनेस आ जाए तो वो कितना कमा पाएगा, वो बस 15% ही कमा पाएगा, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट ये होता है, और ये एवरेज इसके बेस पर निकलता है। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, 90,000 दे रखा है, ठीक है। देख लेंगे, बताओ क्या करूं, दसो। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलवाओगे, कैसे आएगी। मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का क्या तरीका सिखाया था, या तो आप ले लो कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, यहाँ पर दे ही नहीं रखी भाई ना, इसके अंदर ये खाली है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। दूसरा तरीका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड को दूसरा नाम देते हैं नेट एसेट्स, जो कि होता है टोटल एसेट माइनस एक चेंज है छोटा सा। टोटल एसेट वो लेनी है जो किसी काम की हो, जो काम की हो। ये वाली ये कूड़ा है, और कूड़ा किसी के काम नहीं आता, कूड़े वाले भी ले जाके फेंक देते हैं। सुनो, तो आपको बेसिकली ये पूरी लाइन क्या होनी चाहिए, टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, और कोई नाम बताओ एक और चीज़, एक्सक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट, या फिर एक्सक्लूडिंग डेफर्ड रेवेन्यू, या फिर एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ये लाइन तुम्हारे ऊपर छोड़ी, ठीक है। तो टोटल एसेट आपने ली 6 लाख, 6 लाख इसमें से ये माइनस भी होंगी। अब एक बात और सुन लो, आज की कैपिटल निकाल रहे हैं ना हम, जब आज की कैपिटल निकालोगे तो क्या इन दोनों को कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे। ये आज मिल गई तुम्हें ना, और अगर ये तुम्हें आज मिल गई इसका मतलब वो आज तुम्हारी बैलेंस शीट का हिस्सा अभी तक तो नहीं थी, पर अब तो रहेंगी, तो इन्हें भी तो कंसिडर करोगे। ये अनरिकॉर्डेड एसेट इसके अंदर का आइटम है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट इसी के अंदर ऐड हो जाएगी 60,000 की। इसी के अंदर बात हो रही है अभी खाली ये हिस्सा 6 लाख प्लस 60,000। अब माइनस करवाओ, ये रिकॉर्डेड लाइबिलिटी माइनस करवा दी, और माइनस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी माइनस करवा दी। समझ आया।
तो ये आ गया 6 5,80,000। सही है, 5,80,000 क्या आ गई हमारे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड, लो जी ज़रा आ जाओ। कह रहा है गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, फॉर्मूला याद है? हाँ बोलो ना, AP अपॉन NRR इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसकी वैल्यू आपको पता लग गई है 5,80,000। AP दे रखा है। अब बेटा यहाँ जब 90,000 रख दोगे तो नीचे कितना रखना है? नीचे रखना है 15। अब 15 से जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 लाख, और 6 लाख में से 580 माइनस कर दो तो 20,000 इज द आंसर। सही है। अगला, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी, देखो कितना इजी है, 5, 3, 2 और कह रहा है 2, 3, 5। ढंग से देखो, इसे तो कोई सैक्रिफाइस और गेन ही नहीं है। पहले भी 3 आउट ऑफ 10 था, अभी भी 3 आउट ऑफ 10 है। देखा जाए तो इसे पहले 10 में से 5 और इसे पहले 10 में से 2 मिलते थे, इसे अब 10 में से 2 और इसे 10 में से, अरे किसको फ़ायदा हो रहा है? तीसरे वाले को फ़ायदा है और पहले वाले को नुकसान है ना। उस हिसाब से अगर चेक करो, ओ माय गॉड, देखा कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे रखे हैं ताकि तुम डायरेक्टली नहीं पहचान पाओ। आंसर ए होगा। अरे अगर अकल नहीं लग रही है कोई बात नहीं, वो लिख लेना ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लगा लेना, वहाँ तो तुम्हें पता ही है, रटने वाले काम आते हैं तुम्हें, है ना। आओ, कह रहे गेनिंग पार्टनर और पार्टनर्स जो भी होंगे, एक है कि 2 हैं, विल कॉम्पेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एज फॉलोज। अच्छा एक बात बताओ, पारुल पारस परम, ठीक है, पारुल पारस और परम, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा रेशियो चेंज होने से। देखा जाए तो इसे क्या है, इसे पहले मिलते थे 5 आउट ऑफ 10, इसे अब मिलेंगे 2 आउट ऑफ 10, मतलब इसे 3/10 का नुकसान हो गया, तो इसे 3/10 का सेक्रीफाइस हो रहा है, तो इसे 3/10 का मतलब ये इसको देगा, और 3/10 किसका? गुडविल है। एक मिनट रुको ना, हाँ गुडविल हमने ये निकाली थी ना 20,000, तो 3/10 ऑफ 20,000 ले लो 6,000। अब 6,000 कौन किसे दे रहा है? परम पारुल को दे रहा है, तो देखो बेटे कौन आ रहा है? फर्स्ट आ जाएगा, हो जाएगा इस तरह से। एक मिनट, थोड़ा सा देखिए ज़रा अगला, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। अच्छा रिवैल्यूएशन 2 ही आइटम से मिलके बन रहा है, सोचो यही तो 2 आइटम है, इससे तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बन रहा है, इससे रिवैल्यूएशन का लॉस बन रहा है, और दोनों मिलकर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 30,000 दे रहे हैं। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट है? ओल्ड रेशियो में, तो बेटे 30,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दो, 15, 9 और 6, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए? अगला देखिए ज़रा, इसमें कुछ नहीं है, खाली एंट्री तो मांगी है। हट है, परम डेबिट टू पारुल, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। आंसर क्या होगा इसका? ये तुक्के में इसने तीर मारा और सही लग गया। ओ इतने तो ऑप्शन भी नहीं खुले थे। खैर 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 खैर, अरे बस यार, लो एक और है, हु इज़ नीदर अ गेनिंग नॉर अ सेक्रीफाइसिंग, पारस सेकंड वाला, तो बस यही उसका आंसर है। ठीक है भाई, इतने ही क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। थैंक यू सो मच।